हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले होंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे वर्मी कंपोस्ट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे पूरा देखिए और नोट्स बनाइए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट को हम और क्या कह सकते हैं? केचुए की खाद। ठीक है, इसको और हिंदी में क्या बोलेंगे? केचुए खाद। केचुए की खाद। ठीक। अब केचुए की खाद कैसी खाद है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि केचुए की खाद एक हमारी कार्बनिक खाद है। ठीक है, कार्बनिक खाद है। ये कैसी खाद है? ये एक हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर है। ठीक है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब क्या है? कि ये एक हमारी कार्बनिक खाद है। ठीक है। अब केचुए की खाद को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट हैं, कुछ बेसिक टर्म हैं, कुछ शब्दावली है, उनको जान लेना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट लिखते हैं, वो जरूरी है। तो केचुए की महत्व एवं उपयोगिता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो पूछा जाता है तो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने केचुए की, मतलब अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की उपयोगिता, उपयोगिता एवं महत्व, महत्व के बारे में, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बताया। ठीक है, तो उपयोगिता और महत्व के बारे में किसने बताया था भाई? तो चार्ल्स डार्विन साहब ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने। लेकिन केचुए का विस्तृत रूप से व्यापक अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर के एन वेहल ने। ठीक है, केचुए का यानी अर्थवर्म, ये भी पॉइंट जरूरी है, आप 12th में पढ़ते हैं। अर्थवर्म का विस्तृत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किसने किया? विस्तृत अध्ययन, ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर के एन वहल, जिसको कहते हैं कर्म नारायण वहल। ये वास्तव में क्या एक भारतीय थे पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, फिर विश्व में, इंडिया में यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर के एन वहल ने अर्थवर्म की कंप्लीट स्टडी की थी। ठीक है, और उपयोगिता और महत्व के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था। इतनी बात क्लियर है। अब जो हमारे पास अर्थवर्म होते हैं, आपको पता है कि जो अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थवर्म को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको क्या कहते हैं? किसानों का मित्र। किसानों का मित्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किसानों का मित्र कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि केचुए कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं, और हम जितने भी कल्टीवेशन करते हैं सब सॉइल में करते हैं। तो सॉइल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मृदा संरचना। तो जब केचुए मिट्टी में सुरंग बनाकर रहते हैं, तो उससे क्या होता है? मिट्टी हमारी पोरस होती है। ठीक है, पोर स्पेस उसमें बढ़ता है। रंध्रावकाश बढ़ेगा तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी, वातायन बढ़े, वायु धारण क्षमता बढ़ेगी, जो जड़ों के लिए, फसलों के विकास के लिए उत्तरदायी। साथ ही साथ जब उसमें क्या होगा, केचुए रहेंगे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी। मान लीजिए कोई केचुआ अगर मर गया तो वो मिट्टी में ही तो मिलेगा, तो उससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी।
साथ ही साथ केचुआ जो अपना वेस्ट निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसमें भी क्या होता है, वो रिच होता है, किसमें, वो फर्टाइल होता है, उसमें उर्वरता की मात्रा ज्यादा होती, तो वो भी मिट्टी में मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि चारों तरीके से, अगर चारों ही हम तरफ से देखें, केचुआ मिट्टी के लिए उत्तरदायी है और मिट्टी किसान के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। किसी भी प्रकार से केचुआ किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसान को या मिट्टी को हमारा नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसीलिए इससे खाद भी बनाते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए केचुओं को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आती है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं ना। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो नियंत्रित दशा में केचुए के द्वारा उत्पादित जो खाद होती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी का मतलब अर्थवर्म, कंपोस्ट का मतलब खाद। अब वर्मी कंपोस्ट क्या किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट बराबर क्या होता है इसमें, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, केचुए का केचुए का अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो केचुआ अपना मल के रूप में त्याग करता है, जिसको वर्मी कास्ट कहते हैं। इसको ब्रैकेट में हम कह सकते हैं वर्मी कास्ट, वर्मी कास्ट प्लस क्या होगा, प्लस इसमें कोकून, ठीक है, एग, जो अंडे होते हैं उन वो बचे हुए, ठीक है, एवं अन्य सूक्ष्मजीव, अन्य सूक्ष्मजीव, इन सभी को मिलाकर के हमारी क्या बनती है, वर्मी कंपोस्ट बनती है। इन सभी को अगर हम मिला देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी, वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगी। अब बात आती है वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, तो केचुए के द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब एक टर्म और आता है वर्मी कल्चर, क्या होता है, ठीक है, ये कुछ शब्दावली है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुओं को पालना, ठीक है, केचुओं को पालना, ठीक है, व्यापक स्तर पर, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्मी कल्चर, यानी केचुओं का कल्चर करना, ठीक है। तो डार्विन ने उपयोगिता महत्व के बारे में बताया, विस्तृत अध्ययन केन वेहल ने किया, अर्थवर्म को किसानों का मित्र कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुए का अपशिष्ट पदार्थ जिसको वर्मी कास्ट कहते हैं। तो वर्मी कास्ट क्या है, जब केचुआ अपना मल त्याग करता है जिसको कास्टिंग या पुरीस कहते हैं, उसी को वर्मी कास्ट कहा जाता है। और वर्मी कास्ट के साथ साथ जो उसका कोकून होते हैं, अंडे होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीव को मिला करके हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, या इसको सीधे केचुए खाद बोल सकते हैं। केचुए की खाद के घटक क्या होंगे, तो ये होंगे, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वर्मी कल्चर क्या है, ये बता दिए। अब आइए कुछ इसके और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ अन्य चीजों की बात करते हैं केचुए से संबंधित। तो सबसे पहला पॉइंट है, केचुए क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल बोले या हर्मेफ्रोडाइट, फ्रोडाइट मतलब क्या है इसका, मतलब नर जननांग और मादा जननांग एक ही जीव पर दोनों ही होते हैं। मतलब केचुआ क्या होता है, उभयलिंगी, या इसको क्या बोल सकते हैं, उभयलिंगी, दोनों ही लिंग होते हैं,
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक केचुआ स्वयं ही प्रजनन कर लेता है। तो प्रजनन दो केचुओं के आपस में मिलने से होता है। ठीक है, प्रजनन का कार्य दो केचुओं के आपस में मिलने से होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं केचुआ प्रायः आहार के रूप में अपघटित कार्बनिक पदार्थ खाता है। अपघटित कार्बनिक पदार्थ खाता है जिसका 5 से 10% भाग उसके शरीर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और शेष वर्मी कास्ट या मल के रूप में त्याग दिया जाता है। शेष भाग वर्मी कास्ट के रूप में त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब केचुए जो होते हैं, ठीक है, केचुए जो होते हैं ये क्या होते हैं? केचुए, ठीक है, प्रायः 30 से 45 दिनों में वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, वयस्क हो जाते हैं, 30 से 45 दिनों में वयस्क हो जाते हैं और प्रजनन करने लगते हैं। ठीक है, प्रजनन का कार्य करने लगते हैं। इसी में एक केचुआ लगभग 17 से 25 कोकून बनाता है। कितना? 17 से 25 कोकून बनाता है और प्रत्येक कोकून से, संख्या ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक कोकून से प्रत्येक कोकून से 1 से 3, ठीक है, केचुए जन्म लेते हैं। ठीक है, 1 से 3 केचुए जन्म लेते हैं। केचुओं के लिए उपयुक्त तापमान, केचुओं के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 28 से 32 डिग्री सेल्सियस और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना निष्क्रिय हो जाएंगे। अधिक
नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। बात करें कृषि में जो उपयुक्त केंचुए होते हैं, ठीक है, कृषि में, तो कृषि में यानी कि खाद बनाने में खाद बनाने में कृषि में प्रयुक्त केंचुए केंचुए मांसल मांसल लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के, एवं एवं शेष जो कृषि में प्रयोग नहीं होते हैं, जो कृषि में प्रयोग नहीं हो, ठीक है, शेष का रंग शेष का रंग, ठीक है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। अगला, केंचुए श्वसन केंचुए श्वसन अपनी नम त्वचा द्वारा करते हैं, ठीक है, अपनी नम त्वचा द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब यहाँ पर ये सारी बेसिक बातें हो गई केंचुओं के बारे में। अब केंचुओं के वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है, तो अब वर्गीकरण की बात कर रहे हैं केंचुओं की, ठीक है, वर्गीकरण इनकी उपस्थिति के आधार पर। तो एक केंचुए हमारे होते हैं ईपीजेइक, ईपीजेइक ईपीजेइक अर्थवर्म, ठीक है। दूसरे होते हैं एंडोजेइक, एंडोजेइक अर्थवर्म, ठीक। तीसरे आपके होते हैं एनासेक, एनासेक अर्थवर्म, ठीक है, ईपीजेइक, एंडोजेइक और एनासेक। ईपीजेइक अर्थवर्म क्या होते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सतह पर रहते हैं। इनका हम क्या करते हैं, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में ये प्रयोग होते हैं, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु उपयुक्त होते हैं, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ये सीनिया फोर्टिडा, सेनिया फोर्टिडा, और दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर लिख लेते हैं यू ड्रिलस यूजेनिया, यूड्रिलस यूजेनिया। एंडोजेइक में बात करेंगे तो ये वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है, और ये 3 मीटर की गहराई में रहते हैं, 3 मीटर की गहराई में रहते हैं, और ये जल संरक्षण में कार्य कार्य करते हैं, ठीक है, तो इनका वर्मी कंपोस्ट में काम नहीं लिया जाता है। एनासाइक क्या होते हैं, ये डीप बोरर होते हैं और ज्यादा गहराई में रहते हैं, डीप बोरर होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, लैम्पिटो मारुचि,
ठीक है, लेम्पिचो मारूटी ये होता है, और ये डीप बोरर होते हैं, इनका भी ठीक है वर्मी कंपोस्ट में ये भी काम नहीं आते हैं। ठीक है, केचुए की खाद इनसे भी नहीं तैयार की जाती है। तो ये पृथ्वी की सतह पर होते हैं, एपिजेइक, एंडोजेइक, ये आते हैं बाहर भोजन की तलाश के लिए आते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं, ये डीप बोरर होते हैं। ठीक है, तो ये इनका वर्गीकरण हो गया। अब बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाते समय क्या ध्यान देने योग्य बातें रखते हैं। ठीक है, आइए उनकी बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट कहाँ बननी चाहिए? छायादार स्थान पर। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट को छायादार स्थान पर तैयार किया जाता है। ठीक, पहली बात छायादार स्थान पर तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वर्मी कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ अपघटित होना चाहिए। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाते समय वर्मी बेड में, जिसमें केचुए रहेंगे, वर्मी बेड में कार्बनिक पदार्थ अपघटित होना चाहिए। अपघटित होना चाहिए। ठीक है, अगला अगला बात करते हैं। टेम्परेचर तो मैंने बता दिया। ठीक है, वर्मी बेड में किसी भी प्रकार के कीटनाशक कवकनाशक आदि रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, वर्मी बेड के चारों ओर चींटियों से सुरक्षा के लिए चींटियों से सुरक्षा हेतु चारकोल पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, चारकोल पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 बिंदु हैं जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना होता है? तो वर्मी कंपोस्ट अगर बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 1 से लेकर के 1.5% नाइट्रोजन, और फास्फोरस की बात करेंगे तो 1.5%, और पोटास की बात करेंगे तो ये भी 1.5% होती है। और साथ ही साथ अन्य सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लस अन्य सूक्ष्म तत्व। ठीक है, सूक्ष्म तत्व अगर मात्रा की बात करेंगे कितना इनका प्रयोग करते हैं, तो मात्रा जो है, ठीक है, दलहनी तिलहनी फसलों में 5 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर।
ठीक है, किसमें? दलहन में, तिलहन में, ठीक है, और अनाजों में, ठीक है। और सब्जियों में अगर बात करते हैं, सब्जियों में तो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। फलदार वृक्षों में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें से भी हम आपका, ठीक है, 4 से 500 ग्राम प्रति प्लांट शुरुआती अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं। गमलों में 100 से 150 ग्राम मात्रा इसकी प्रयोग की जाती है। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन था आपका वर्मी कंपोस्ट के बारे में। पूरा हमने देखा वर्मी कंपोस्ट, पहले थोड़ा केचुओं के बारे में देखा, फिर इसके वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कल्चर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। फिर वर्मी कंपोस्ट में केचुओं की कुछ विशेषताओं के बारे में देखा। फिर इसके बाद केचुए कितने प्रकार के होते हैं वो देखा, कौन से केचुओं का वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, किनका नहीं किया जाता है, और फिर लास्ट में वर्मी कंपोस्ट बनाते समय क्या ध्यान देने योग्य बातें उनके बारे में, और लास्ट में कितनी मात्रा हम इसको यूज करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।